मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते मंगलवार देर शाम को आपको बताते चले कि आईएसबीटी स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और इसी के साथ में सीएम धामी ने बेसहारा और बेघर लोगों, मलिन बस्तियों में रहने वालों लोगों को भी सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति सर्दी की चपेट में न आए। राज्य मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तृत किए हैं और दिशा निर्देशन का काम उनके द्वारा किया गया है। ठंड से किस तरह से राहत दी जाए, एमडीडी को देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी और ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो जनपदों में भी चलाए जाएंगे। प्रदेश में एक बार फिर से भयानक सड़क हादसा होने को मिला है, जहां पर आपको बताते चले कि मसूरी में बीती देर शाम एक टैंकर अनियंत्रित हो गया है, जिसकी चपेट में आने से एक कार और एक मोटर बाइक आ गई है, जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक सवार चोटिल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि देर शाम को पानी से भरा एक टैंकर अभिनंदन होटल में पानी डालने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से चढ़ाई में उसके ब्रेक फेल हो गए हैं और पीछे की ओर से चल पड़ा, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी टैक्सी, 4 और एक मोटर बाइक आ गई है और वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं लोगों ने बताया कि टैंकर चालक नशे की हालत में टैंकर चलाता है और इस वजह से पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। वहीं मौके पर पुलिस और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस ने भी बताया कि टैंकर के ब्रेक नहीं लगने के कारण टैंकर चढ़ाई से पीछे की ओर खिसक गया और पीछे खड़ी टैक्सी और मोटर बाइक चपेट में आ गई है। तो उधम सिंह नगर पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाकर एक खूबसूरत तोहफा भी दिया है। साथ ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसओजी काशीपुर की टीम ने कड़ी मेहनत और निगरानी के साथ में कुल 235 खोखे और साथ ही मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए से भी अधिक की बताई जा रही है। इन 35 खोखे बरामद किए गए, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। इन खोखों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से बरामद किया गया है। ये कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। अमन गुप्ता। खबर मसूरी से है, जहां पर एसडीएम सदर हरगिरी ने आपको बताते चले कि मसूरी एसडीएम कार्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर संघ और रिक्शा चालकों के साथ में बैठक की है। दरअसल ये बैठक साइकिल रिक्शा चालकों और मजदूर संघ ने गोल्फ कोर्ट के संचालन शुरू किए जाने का विरोध किए जाने को लेकर हुई है। इस बैठक में उन्होंने बताया कि मसूरी में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने को लेकर गोल्फ कैट का ट्रायल किया जा रहा है और ऐसे में अगर बल्क कैट का संचालन मंत्री में शुरू किया जाता है तो उसमें पहली प्राथमिकता रिक्शा चालकों को दी जाएगी। भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आज तक आप लोगों से सवाल पूछ रहे हो, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन, भारत में सरकार किसकी, बांग्लादेश को जवाब कौन देगा, हिंदुओं को कौन बचाएगा। आज की तारीख में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो बांग्लादेश में बुरी तरीके से अत्याचार उन लोगों के ऊपर हो रहे हैं, क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने राजनीतिक संबंध बांग्लादेश से खत्म करे, व्यापारिक संबंध बांग्लादेश से खत्म करे।
बांग्लादेश के खिलाफ खुलकर आए। आज जो ध्रुवीकरण की राजनीति इतने अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, मोदी सरकार चला रही है, इतने गंभीर मुद्दे पर भी हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण की राजनीति जन आक्रोश रैलियों में निकाल रही है। इस पर जो पुराने रिक्शे वाले हैं उनका थोड़ा विरोध था और कुछ शंकाएं थी, तो आज उनके साथ बात हुई है और वो लोग भी सहमत हुए हैं और ये तय हुआ कि जो गोल्फ कार्ट जो हम ट्रायल बेस पे चला रहे हैं उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो पुराने हमारे शहर के लोग हैं, पहले से चले आ रहे हैं और इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी, जो भी जिस भी लिहाज से वो एक्सपर्ट होंगे तो उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। वही गोल्फ कार्ट की ये ट्रायल है। शुरुआत में कुछ गोल्फ कार्ट आ रहे हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, भविष्य में गोल्फ कार्ट के स्कोप को देखते हुए कि शहर में उसकी कितनी आवश्यकता है, शहर के लिए कितना बेहतर है, उसको देखते हुए आगे प्लान किया जाएगा। महुआ खेड़ागंज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत ने बदली है, जहां पर महुआ खेड़ागंज की तस्वीर कभी गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाना जाने वाला जनपद ऊधम सिंह नगर का महुआ खेड़ागंज अब स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। इस बदलाव का श्रेय नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार को जाता है, जिनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने क्षेत्र को गंदगी से छुटकारा दिलाकर स्वच्छता का उदाहरण बना दिया है। सतीश कुमार का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव और शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इसे साकार करने के लिए उन्होंने टीमों का गठन किया और कड़ी हिदायत भी दी है। क्षेत्र में गंदगी की किसी भी समस्या को सहन नहीं किया जाएगा। संबंध में बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प लिया गया है कि हम अपने मुख्यालय या अपने नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के इसमें हमारे तीनों टाइम सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, जिसमें हरबरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बस अड्डे को शोपीस होने से बचाने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने टीम के साथ में बस अड्डे का निरीक्षण किया है और जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने भी अड्डे का सूनापन देखकर इसे जनता का दुर्भाग्य करार दिया है। नेगी ने मौके पर सचिव परिवहन ब्रजेश संत से दूरभाष कर वार्ता कर समस्या से अवगत कराया। सचिव परिवहन संत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि बस अड्डे से बसों का संचालन न होने की वजह से इसके बनाने का मकसद लगभग खत्म हो गया है। दरअसल हरबरपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया, जनसंघर्ष मोर्चा से हमारे बात की, उन्होंने की इस बात की मांग रखी कि जो हरबरपुर का जो बस अड्डा है लगभग 1 साल इसको बना हो गया, करोड़ों रुपए की लागत से बना, और समझते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की भूमि आज निष्प्रयोज्य हो रही है क्योंकि यहाँ पे बसों का संचालन नहीं हो रहा है। जो बसें हैं रोडवेज की, उत्तराखंड रोडवेज की बसें, वो मात्र परिक्रमा करने भर यहाँ आती हैं, सवारियाँ वो पहले ही उठा लेती हैं, एक भी यात्री इस अड्डे पे नहीं है। आप समझ लीजिए हरबरपुर और आसपास की जो तमाम जो चौराहे हैं, इतना ज़्यादा जमावट रहता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ रहती है कि लोगों का कई मिनट तक निकलना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इतने बढ़िया ये चीज़ बनी है, बस अड्डा बना है, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वो ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं हरबरपुर चौक और उसके आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ है, रोज शाम को सुबह ये आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर देश में कई अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अब धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन भी हजारों
लोगों ने पैदल मार्च निकाला और मानव अधिकार मंच ने पैदल मार्च आयोजित किया है, जिसमें तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। इसके अलावा साधु संतों, नेताओं ने भी पैदल मार्च में हिस्सा लिया है और ऋषिकुल मैदान में हर की पौड़ी तक पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद में राष्ट्रपति और यूएनओ को भी ज्ञापन भेजा है और हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की है। वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे। हिंदू बहन बेटियों का जो अस्तित्व का सवाल है हिंदू समाज की, सभी हिंदू संगठन, सामाजिक और धार्मिक संगठन आए हैं। उन्होंने अपने आक्रोश के द्वारा एक भारत सरकार से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए और वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए। और यहाँ सभी की मांग के यूनिस नाम की कोई सरकार नहीं है और सरकार को समाप्त किया जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा यूनिस को भी तत्काल जो है किसी जेल में डाला जाए और वहाँ पर नई सरकार गठन की जाए और उसको भारत में मिलाया जाए। वहाँ को बांग्लादेश को एक भारत का स्टेट घोषित किया जाए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुरखों की साझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की संबंधित प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाए। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। साझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। ऊधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन और ओवरलोड जो वाहन हैं वो लगातार चल रहे हैं, जिससे आपको बताते चले कि दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस सबसे बेखबर नजर आते हैं।
बावजूद इसके परिवहन विभाग के ARTO विमल पांडे का दावा है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है। काशीपुर में बातचीत के दौरान ARTO विमल पांडे ने कहा कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या घटी है। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। क्षेत्र की सड़कों पर नियमों का खुला उल्लंघन होता है और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों और ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई होती दिखती नहीं है। जिले के सभी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार अपने अपने थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट और साथ ही महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में आपको बताते चले कि रखरीखाल थाना अध्यक्ष संतोष पहतवाल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांव में ग्राम सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल और ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ग्राम कोटनाली में थाना अध्यक्ष ने भी ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और महिला मंगल दल की महिलाओं के साथ में ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया है। ग्रामीणों को भी जागरूकता पंपलेट भी इस दौरान वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस द्वारा इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई है। आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल में रखरीखाल थाना अध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई और साथ ही आज के समय में, वर्तमान समय में जो डिजिटल के माध्यम से जो साइबर के माध्यम से जो अपराध होते हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि फर्जी कॉल आना या एक तरीके से बैंक के नाम से फर्जी कॉल आते हैं, लिंक्स आते हैं जिसमें कि साइबर अपराध मतलब जो किस पे क्लिक करें आपको ये मिलेगा। इस तरह के जो अपराध होते हैं या बाल से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे बैड टच हो गया, गुड टच हो गया, इससे किस तरीके से बचा जाए, इस संबंध में जो जानकारी हमें महोदय के द्वारा दी गई, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है या कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहें। दूसरी ओर जनपद में क्योंकि चारों ओर से हमारे बाहरी राज्यों से या बाहरी जिलों से जो भी लोग आते हैं उनके ऊपर भी हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और ताकि कोई बाहर से व्यक्ति आकर कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अपराध ना करे और उस अपराध पे हम लोग रोकथाम लगाएं, तो उसके हेतु हमारी चेकिंग भी रेगुलर हो रही है। अपने साइबर के बारे में समझाया और जो अपनी नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई तो हमें उनकी बातों का बड़ा मनन हुआ और हमें अपनी उसमें पूरी जानकारी हुई। एक साहब हमारे गांव में आए, हमारे को अपनी जानकारी हमारे उसमें डाली तो हमें बड़ी खुशी प्रशंसा हुई और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे ग्राम सभा के अंदर अपने अमूल्य समय दे करके हमारे गांव में आए। हमारे यहाँ रखरीखाल थाने से ये लोग आए तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, जैसे कि युवा लड़कियों को कैसा बचना चाहिए, गांव के लिए सब कुछ बताया। हमें लड़कों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।